हेलो एवरीवन, दिस इज़ नित्या त्यागी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज से लगभग हम लोग 3000 साल पीछे चलते हैं। अब मान लीजिए आपको 3000 साल पहले कोई फ्रूट खाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंगो खाना है। तब कोई 10 रुपीज़ का नोट नहीं है, तब कोई 500 रुपीज़ का नोट नहीं है। तो अगर आपको भूख लगती और आपको आम खाना होता तो आप क्या करते? आप दूसरे इंसान के पास जाते और बोलते मेरे से तुम क्या ले लो, वीट ले लो, गेहूँ ले लो और इसके बदले में मुझे क्या दे दो, मुझे मैंगो दे दो। मेरा गेहूँ ले लो और मुझे आम दे दो। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम वो एक ऐसा तरीका था जहाँ गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन होता था बिना किसी पैसे के। मतलब मनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे किसी से, अपने फ्रेंड से क्या चाहिए होगी, इरेज़र चाहिए होगी। मान लो मेरे पास पेंसिल है और मेरे उस फ्रेंड के पास इरेज़र है। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इरेज़र चाहिए, और मेरा जो फ्रेंड है उसको क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए। तो अब हम दोनों क्या करेंगे, हम अपने अपने गुड्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे इरेज़र दे देगा और जो मेरी पेंसिल है मैं अपनी पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दूँगी। यही है हमारा बार्टर सिस्टम, जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज होता है जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था। कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती थी कि लोग उन्हें ही मनी मान लेते थे, जैसे काउरी शेल्स। यानी पुराने ज़माने में छोटे समुद्री शेल्स जो करेंसी की तरह यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। और दूसरा हमारा कैटल यानी पशु, जैसे गाय और बकरी, इनसे भी लेन देन किया जाता था। तीसरा नमक। सॉल्ट इतना प्रीशियस था कि रोमन सोल्जर्स को सैलरी में नमक मिलता था, इसी से सैलरी वर्ड आया। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखा आपने क्या है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप इस पिक्चर में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये मान लो एक फार्मर है और ये फार्मर के पास क्या है, गेहूँ है। अब इस पर्सन को गेहूं की ज़रूरत है तो ये वाला इंसान इस फार्मर को क्या कर रहा है, इस फार्मर को हथौड़ा दे रहा है। और इस हथौड़े के बदले इस हैमर के बदले जो फार्मर है वो अपने वेट्स किसको दे रहा है, अपने वेट्स इस इंसान को दे रहा है। तो यही था बार्टर सिस्टम। बार्टर इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी, एंड बार्टर इन्वॉल्विंग द प्रोविजंस of one good or services by one party in return for another goods or services from another party। ठीक है, तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। ऐसे ही अगर हम बात करें लाइफ बिफोर मनी, द बार्टर सिस्टम, तो मनी के आने से पहले जो बार्टर सिस्टम था वो कैसे हुआ करता था। तो मनी आने से पहले लोग सामान के बदले सामान बदलते थे, ये मैंने अभी आपको बताया, और इसी को बार्टर सिस्टम या फिर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड कहा जाता था। अगर फार्मर को कोई शूज़ चाहिए तो उसको ऐसा शू मेकर ढूंढना होगा जिसको उसके बदले वीट चाहिए हो। ठीक है, अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें बार्टर सिस्टम की, तो वो है हमारा पहला एग्रीकल्चर ट्रेड, जिसमें क्या होता था, एक किसान अपने गेहूं के बोरी यानी बुशल्स ऑफ वीट के बदले मोची यानी शू मेकर से हैंडमेड लेदर शूज़ ले लेता था। अब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये मान लो एक किसान है। ठीक है, ये है हमारा फार्मर और ये है शू मेकर। अब ये जो फार्मर है इसने क्या किया, इसने एक बोरी गेहूं इस शू मेकर को दे दिया। ठीक है, ये जूते बनाता है। अब इसी शू मेकर ने इस गेहूं की बोरी के बदले इस फार्मर को क्या दे दिया, इस फार्मर को दे दिए शूज़, किसके, लेदर के। इसने क्या दिया, इसको एक कट्टा गेहूं दिए और इसने क्या दिया, 1 पेयर ऑफ लेदर शूज़ इसको दे दिए। तो यही था बार्टर सिस्टम।
अब अगर बात करें अर्ली करेंसी लाइक आइटम्स की, तो कॉइन्स बनने से पहले भी कुछ चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, जैसे एनिमल्स की स्किन, सॉल्ट और वेपन्स। इन्हें लोग एक्सचेंज के लिए स्टैंडर्ड आइटम की तरह यूज़ करते थे। वहीं अगर हम नेगोशिएबल वैल्यू की बात करें तो बार्टर सिस्टम में कोई फिक्स्ड प्राइस जैसे 10 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़, ऐसा कोई प्राइस फिक्स नहीं होता था। हर डील एक नए सिरे से बार्गेन नेगोशिएट होती थी। जैसे आज मैं 2 बोरी गेहूं के बदले 1 पेयर ऑफ शूज़ दूंगा, या फिर कल शायद मैं 3 बोरी मांगूं। फॉर एग्जांपल के लिए यही वाला हम एग्जांपल लेते हैं फार्मर और शू मेकर का। ये फार्मर हो गया और ये हो गया हमारा शू मेकर, ठीक है। अब जो है, अब ये जो शू मेकर है ये क्या बोलता है कि मैं तुमसे 2 बोरी गेहूं लूँगा और तुम्हें क्या दूंगा बदले में, 1 पेयर ऑफ लेदर शूज़ दे दूंगा, ठीक है, 1 पेयर ऑफ लेदर शूज़। पर कल को शायद इसका मन करेगा तो ये 3 बोरी गेहूं लेगा और तब जाके ये क्या देगा, लेदर शूज़ देगा। तो ऐसे यहाँ पर देखा आपने कि कोई अमाउंट यहाँ पर फिक्स नहीं होता था, 10 रुपये 100 रुपये। यहाँ पे अमाउंट कैसा फिक्स होता था, ऐसे फिक्स्ड होता था कि आज 2 बोरी गेहूं के बदले मैंने लेदर शूज़ दे दिए, कल को वहीं 3 बोरी के बदले मैं लेदर शूज़ दूंगा, 2 बोरी के बदले मैं नहीं दूंगा। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। अब जो बार्टर सिस्टम है, हम उसकी अगर लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन इसमें 5 मेजर बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इसकी बात करें हम तो जिससे कि पूरी इकोनॉमी परेशान हो गई। आओ इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब है कि बार्टर कभी कम करेगा जब ए के पास जो है वो बी को चाहिए और बी के पास जो है वो ए को चाहिए, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 इंसान हैं, इसका नाम है रामू और इसका नाम है श्यामू। अब जो रामू है उसको क्या है, उसको अपनी काऊ बेचनी है और उसको क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए। यहीं पर जो श्यामू है उसके पास क्लोथ्स हैं, उसको क्या करना है, उसको चाहिए गेहूँ, उसको चाहिए वीट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इनकी डील हो गई है वो फेल हो गई, क्योंकि भाई जो इसको चाहिए वो इसके पास नहीं है और जो इसको चाहिए वो इसके पास नहीं है, या वो देने के लिए तैयार नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर डील फेल हो गई। अगर जैसे आज हम बोलें 50 रुपये के 1 किलो सेब, ठीक है, लेकिन पहले कोई कॉमन मेजर नहीं था कि मतलब एक गाय के बदले कितने किलो गेहूँ, 10 किलो या 100 किलो, हर इंसान अपना अलग अलग रेट मांगता था। यही प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, अब मुझे जो चाहिए वो दूसरे के पास है भी तो भी वो मुझे नहीं देगा, ऐसा वाला सिस्टम था। वहीं दूसरी प्रॉब्लम आती है डिविजिबिलिटी इशू की। डिविजिबिलिटी इशू क्या है कि अगर एक गाय के बदले 5 जोड़ी जूते मिलते हैं, लेकिन रामू को सिर्फ 1 जोड़ी शूज़ ही चाहिए, तो क्या वो गाय के 5 टुकड़े कर देगा? नहीं। बड़ी चीज़ों को छोटे ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइड नहीं किया जाता था। यही थी डिविजिबिलिटी इशू, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं पर्शिबिलिटी की, तो पर्शिबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, और स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, मान लो ये एक पर्सन है, इसका नाम है पर्सन ए, ठीक है। अब इसके पास क्या है, 500 किलो टमाटर इसके पास हैं। अब वो 500 किलो टमाटर का स्टॉक जो है ये पूरे साल में तो नहीं रख सकता, टमाटर तो ख़राब हो जाएंगे, उसको सेव करके तो नहीं रख सकता ये, तो टमाटर तो 4 दिन में ही सड़ जाएंगे। इसलिए जो वेल्थ है, वेल्थ को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। ये थी प्रॉब्लम पर्शिबिलिटी की। और अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, चौथी प्रॉब्लम जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग की थी, जिसमें क्या होता था, जिसमें जो राइट ट्रेडिंग पार्टनर है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ पर जैसे हमने देखा जो रामू था उसको अपनी गाय के बदले क्या चाहिए थे, क्लॉथ्स चाहिए थे, और यहाँ पे जो श्यामू था उसको उसके पास क्लॉथ्स थे बट उसको क्या चाहिए था, उसको वीट चाहिए था, उसको काऊ नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसकी कंडीशन आपके साथ मैच करी जाए, पर उस टाइम पे ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था।
इसलिए यही चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें पोर्टेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी यानी ढोने में मुश्किल। मान लो अगर आपको दूसरे गांव जाकर कोई बड़ा सामान खरीदना है तो आपको 10 भेड़ या 2 बोरे गेहूं साथ लेकर पैदल चलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल था। ऐसे तो इंसान पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो चल ही नहीं पाएगा। भाई आपको 10 शीप्स और 10 किलो या फिर हम कह लें 10 बोरी आपको अनाज वीट लेके अपने साथ जाना था एक विलेज से दूसरे विलेज में। कहाँ से? एक विलेज से दूसरे विलेज में। तो ये करना तो आसान नहीं होगा। तो देखा आपने कि बार्टर सिस्टम जितना सुनने में अच्छा लगता था उतना ही ये कितना परेशान करने वाली चीज़ थी। अगर हम इसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे तो यही इसकी लिमिटेशंस थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। अगर हम आज के मॉडर्न डे की बात करते हैं तो आज के मॉडर्न डे में आपको क्या लगता है, क्या बार्टर सिस्टम आज पूरी तरीके से क्या हो गया है, फिनिश हो गया है? आज आपको ये लगता होगा कि ये तो भाई 5000 पहले 3000 साल पहले से सिस्टम चलता होगा, आज थोड़ी ना चलता है ऐसा सिस्टम। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आज भी ये एग्जिस्ट करता है कुछ स्पेशल फॉर्म्स में। जैसे हमें इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है जुनबिल मेला में, जो कि कहाँ होता है, जो होता है आसाम में। ये आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये हर साल 3 दिन का मेला होता है, ठीक है। और 15वीं सेंचुरी से ये चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? 15वीं सेंचुरी से। यहाँ पर जो पहाड़ी ट्राइब्स होती हैं जैसे करबी, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ी मसाले और सब्जियां लाते हैं। और मैदानी ट्राइब्स, ये हो गई हमारी पहली पहाड़ी ट्राइब्स। और दूसरी हम अगर मैदानी ट्राइब्स की बात करें तो मैदानी ट्राइब्स में आएंगे तीवा। ये पीठा यानी राइस केक्स लाते हैं और बिना किसी पैसे के ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा आज के मॉडर्न डे का बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल, जो हमें असम में जुनबिल मेले में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 2 ट्राइब्स होती हैं, पहाड़ी ट्राइब्स और प्लेन ट्राइब्स। पहाड़ी ट्राइब्स में 3 लोग आते हैं, खरबी, खासी और जैंतिया ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स आती हैं। और प्लेन ट्राइब्स में आती है तीवा ट्राइब्स। अब जो पहाड़ी ट्राइब्स के लोग हैं, पहाड़ी ट्राइब्स के लोग अपने साथ क्या क्या लाते हैं, ये लोग अपने साथ पहाड़ी मसाले और सब्जियाँ लाते हैं। और मैदानी ट्राइब्स तीवा वाले लोग पिठा यानी राइस केक्स लाते हैं। बिना किसी पैसे के आपस में ये लोग चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर हम देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स यानी बर्तन वाले जो भैया होते हैं, आपने देखा होगा गली गली मोहल्ले में, आपके यहाँ भी कभी आए होंगे, तो वो हमारे घरों से क्या करते हैं, हमारे घरों के बाहर लोग पुराने कपड़े लेकर नए स्टील के बर्तन देते हैं। ये भी एक बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें पीयर टू पीयर स्वैपिंग यानी क्लास में जब आप दोस्तों से बुक स्वैप करते हो या गेमिंग सीडी एक्सचेंज करते हो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। पीयर टू पीयर स्वैपिंग में मतलब मान लो कि ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक्स और वाई, ये 2 दोस्त हैं। अब इसके पास एक मिस्ट्री बुक है और इसके पास एक एडवेंचरस बुक है। अब इसका जो मन है वाई का, वो मिस्ट्री बुक को पढ़ने का है, क्योंकि इसने एडवेंचरस बुक पूरी पढ़ ली है। अब ये जो एक्स है, इसका मन क्या है, इसका मन है मिस्ट्री बुक को पढ़ने का, क्योंकि इसने ये मिस्ट्री बुक पूरी पढ़ ली है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, अब ये दोनों आपस में अपनी जो बुक्स हैं उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये एक बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम लगभग 5000 साल पहले। जब कोई पैसा नहीं था, लोग सीधा सामान के बदले सामान में ही ट्रेड करते थे। मतलब जैसे किसी से ये एक पर्सन है, इसके पास कोई गुड है, और ये दूसरा पर्सन है, इसके पास कोई गुड है, आपस में दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम, जो हम समझ चुके हैं और इससे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट अगर हम आता है हमारा कमोडिटी मनी, यानी धीरे धीरे बार्टर में दिक्कत आई तो लोगों ने स्पेसिफिक चीज़ों को पैसा मानना शुरू कर दिया।
जिसे हम कम्युनिटी मनी बोलते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शेल, स्किन, एनिमल स्किन्स यूज्ड एज एक्सचेंज, ये एक्सचेंज की जैसे यूज़ होने लगी। उसके बाद आया हमारा मेटल कॉइन्स 600 BCE में। मेटल कॉइन्स में वर्ल्ड में पहला ऑफिशियल कॉइन था ये मेटल कॉइन्स। फिर 600 BCE में आती है मेटल कॉइन्स, जो वर्ल्ड में पहला ऑफिशियल कॉइन था जो लैदियन स्टेटर लेके आई थी। ठीक है, मेटल के सिक्कों ने ट्रेड को बहुत इजी बना दिया, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू क्या होती थी, इनकी वैल्यू जो होती थी, इनकी वैल्यू फिक्स होती थी। उसके बाद आया पेपर करेंसी, यानी हैवी मेटल कॉइन्स को जेब में रखकर घूमना बड़ा मुश्किल था। तो 1260 CE में चाइना की युआन डायनेस्टी ने सबसे पहले पेपर करेंसी अडॉप्ट की। इससे नोट छापे और मशीन और मनी लाइट वेट हो गई। इससे क्या हुआ, नोट छपना चालू हो गए और जो मनी है वो लाइट वेट हो गई मेटल्स कॉइन्स के मुकाबले, जो पहले क्या थे, हैवी थे वेट में। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो हमारा आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जहाँ पे 1960s में ATMs आए और आज हमारे पास प्लास्टिक कार्ड्स और मोबाइल में UPI, जो आप गूगल पे यूज़ करते हो, फटाफट आपने स्कैन किया और हमारे बैंक से पैसे कटकर दूसरे के बैंक में चले जाते हैं, जहाँ बिना किसी नोट को छुए ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में जो थे, जो नोट्स और जो हमारे कॉइन्स थे वो कौन इशू कराता था, रूलर्स इशू कराते थे। पर आज की मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एरा में, अभी के टाइम में जो करेंसी इशू कराने का काम है हमारे इंडिया में, और कितने नोट छापने हैं, कैसे सर्कुलेट करने हैं मार्केट में, ये कौन करता है, ये हमारा करता है RBI, यानी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मैंने आपको बताया वो एग्जांपल इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि पहले बार्टर सिस्टम था, फिर जो सॉल्ट वगैरह ये सब यूज़ होने लगा, उसके बाद मेटल कॉइन्स आए, उसके बाद पेपर करेंसी आए, उसके बाद हमारे मॉडर्न टाइम में UPI और हमें ATM कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम पुराने टाइम में, यानी जब रूलर्स कॉइन इशू कराते थे, अगर उस टाइम की बात करें तो हर कॉइन के दो पहलू होते थे। पहला आगे वाला जो, अगर हम पुराने टाइम में बात करें तो पुराने टाइम में जो रूलर्स जो कॉइन इशू करता था तो उसके दो साइड्स होते थे। जो हेड साइड होता था उसको बोलते थे ऑबवर्स, और जो टेल साइड होता था उसको बोलते थे रिवर्स। यानी एशियन टाइम्स में इस पर क्या बना होता था, इसमें एनिमल्स के मोटिव्स, नेचर्स के मोटिव, ट्री, हिल्स और क्वींस और किंग्स, डाइटीज़, ये सब इनकी इमेजेस बनी होती थी इन कॉइन्स पर। अगर हर राजा अपने सिक्के पर अपना खास देखो, हर राजा अपने सिक्के पर अपना खास सिंबल बनवाता था। जैसे कि चालुक्य किंग्स ने क्या किया, चालुक्य किंग्स के कॉइन्स पर वाराह यानी विष्णु जी का अवतार बना होता था। जो वाराह है, वो वाराह विष्णु जी का एक अवतार है, वो इस कॉइन्स पर बना होता था, जिसका एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। वहीं अगर हम चोला की बात करें तो चोला डायनेस्टी के कॉइन्स पर उनका नेशनल सिंबल टाइगर था। ठीक है, उसके बाद क्या आपको पता है कि साउथ इंडिया यानी पुदुकोट्टई, तमिलनाडु और केरला में मिट्टी के नीचे से हमें क्या देखने के लिए मिला है, हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स देखने के लिए मिले हैं। इससे पता चलता है कि हज़ारों साल पहले भी इंडिया के व्यापारी समुद्र के रास्ते रोम से क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। अगर हम आना की बात करें तो 1947 में, कब, 1947 में एक आना रुपए का 1/16 हिस्सा होता था, और उस वक्त सिर्फ एक आना में पूरा 1 दर्जन यानी 12 बनानास खरीदे जा सकते थे। यानी पुराने सिक्के जैसे 1 पैसा, 1 आना, 1 क्वार्टर आना होते थे। इसमें हमारे इंडियन रुपीज़ का ये नया सिंबल रुपीज़ साल 2010 में आया था। इसको उदय कुमार, जो IIT से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था। ये हिंदी के रा और इंग्लिश के आर को मिलाकर बनाया गया था। क्या, रुपए। ये तो ये था हमारा
क्या ये था हमारा एंशिएंट टाइम में कैसे रूलर्स जो थे वो कैसे कैसे अपने कॉइन्स को इशू करते थे और क्या क्या उस पर सिंबल बने होते थे और क्या क्या हमें देखने के लिए मिला है, हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि वाई पीपल नीडेड मनी, लोगों को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लोगों को पैसे की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत फ्रिक्शन थी, यानी बहुत रुकावट थी और कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। और मनी ने एक मिडिल मैन का काम किया। किसका काम किया? मनी ने मिडिल मैन का, यानी जिसे हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार था। और इससे ट्रेड की स्पीड क्या हो गई, इससे जो ट्रेड है, ट्रेड की स्पीड एकदम फास्ट हो गई इससे। पहले अगर मान लो ये एक पर्सन है, वही हमारा फेमस एग्जांपल रामू की हम बात करेंगे। रामू हमारा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो रामू है, अब इस रामू को ऐसी दुकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो उसके वीट, यानी जो उसके गेहूं के बदले उसको क्या दे दे, शूज़ दे दे। क्योंकि मनी के बाद आपको स्पेसिफिक बंदा ढूंढने की या स्पेसिफिक पर्सन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस वो इंसान चाहिए जो पैसे लेता हो। और जो पैसे हैं वो तो सभी को चाहिए, अब पैसे के लिए कौन ही मना करेगा भला। तो अब जो ये प्रॉब्लम है कि आपको जिस इंसान को मतलब जो चीज़ आपको चाहिए आपको वो इंसान ढूंढना पड़ेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम पैसे से क्या हुआ, सॉर्ट आउट हो गई। अब तो मनी ने क्या किया, मनी ने ट्रेड को भी सिंप्लीफाई कर दिया और लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होना शुरू हो गई। अब दूसरा आता है इनेबल्स इनडायरेक्ट ट्रेड। बार्टर में आपको सेम टाइम पर सेम इंसान से एक्सचेंज करना पड़ता था, पर अब क्या हो रहा है, आज दुकान पर गेहूं बेचकर पैसे ले लो और 1 महीने बाद किसी तीसरे इंसान से नई साइकिल भी खरीद सकता है इंसान। टाइम और इंसान दोनों की टेंशन क्या हो रही है, दोनों की टेंशन कम हो गई, दोनों की टेंशन ख़त्म हो गई है अब, क्योंकि अब तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहा ना। अब तो पैसा आ गया है, पैसे से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से कोई चीज़ बेची भी जा सकती है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा आता है स्टैंडर्डाइज वैल्यू, यानी जो मनी है, मनी हर चीज़ पर एक प्राइस टैग लगा देता है। इससे हम दो चीज़ों की कीमत को इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चीप है और वहीं कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए लोगों को मनी की ज़रूरत पड़ी। 3 चीज़ें हमने देखी, पहले इसने ट्रेड को सिंप्लीफाई किया, दूसरा इसने इनडायरेक्ट ट्रेड को इनेबल किया और तीसरे इसने मनी ने जो चीज़ है उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब अगर हम बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो पहला है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसने क्या किया, एक मिडिल मैन की तरह वर्क किया और मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। मतलब आपके पास पैसा है, आप दुकान पर जाओ और जो चाहिए वो सामान खरीद लो। आपको पहले की तरह एक इंसान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसको आपकी कंडीशन से मैच करना ज़रूरी होता था उस टाइम पर। अब ऐसा सिस्टम नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी हर चीज़ को एक प्राइस टैग दे देता है। एग्जाम्पल, पेन 10 रुपये का है, बुक 100 रुपये की है और जो फ़ोन है वो 10,000 रुपये का है। तो जो मनी है उसने हर चीज़ को क्या दे दिया है, हर चीज़ को उसने प्राइस टैग दे दिया है। तीसरी अगर हम चीज़ बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की, तो मान लो टमाटर सड़ सकते हैं, पर 1000 रुपये का नोट 10 साल तक भी अगर आप बैंक में रखोगे तो भी ख़राब नहीं होगा। तो मनी को ईज़िली क्या किया जाता है, मनी को ईज़िली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। भाई आप टमाटर को 4 दिन अपने घर में ही रख के देखो, 100 किलो टमाटर अगर आपने अपने घर में रख लिए तो वो 4 दिन में ही सब सड़ जाएंगे, उसमें स्मेल आने लगेगी। बट वहीं आपको क्या लगता है कि मनी ख़राब हो जाएगी? नहीं, मनी अगर आप 10 साल तक भी अपने अकाउंट में रखोगे तो भी ख़राब नहीं होगी, इसमें कोई स्मेल थोड़ी ना आती है, वो ख़राब नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब उधार या EMI या फ्यूचर पेमेंट। अगर आप आज गाड़ी खरीदते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं हर महीने 2000 दूंगा। बार्टर में ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि गाय या सब्ज़ी खराब बार्टर में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था। जहाँ हमने अभी एग्जांपल देखा टमाटर का, तो टमाटर तो कुछ ही दिनों में सड़ जाएगी ना, आप कैसे वापस रीपे करोगे लोन लेके भी। बट आज के टाइम में क्या है, आप EMI पे या फ्यूचर पेमेंट के ज़रिए आज आप क्या है चीज़ों को ले सकते हो, पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। अब अगर हम बात करें पेपर मनी और पब्लिक ट्रस्ट की, तो
अगर जो मनी है तो मनी को कोई भी अपने घर पर प्रिंटर से नहीं छाप सकता, क्योंकि जो मनी है, मनी कितना प्रिंट करना है ये देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ही डिसाइड करता है हमारा इंडिया में। जैसे यूएस में फेडरल रिजर्व और इंडिया में आरबीआई। अगर ज़्यादा नोट छाप दिए तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की टर्म में मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई आप लोग आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई से क्या क्या एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टेबल रखता है कि ना ज़्यादा पैसा जाए, ना ज़्यादा मनी सप्लाई हो, ना कम मनी सप्लाई हो, क्योंकि इससे दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंटी काउंटर फिटिंग की, मतलब एंटी काउंटर फिटिंग का मतलब क्या होता है? नकली नोटों से बचाव। ठीक है, फेक नोट्स, नकली नोटों से बचाव करना ज़रूरी है। लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए नोट्स में नकली यानी काउंटरफीट नोट से बचने के फीचर्स होते हैं, जैसे गांधी जी का वाटरमार्क, चमकने वाली पट्टी जिसे हम सिक्योरिटी थ्रेड के नाम से जानते हैं वो, और ऐसी इंक जो रोशनी में कलर बदलती है जिसे हम कलर शिफ्टिंग इंक कहते हैं। तो काउंटरफिटिंग नोट से बचने का ये एक तरीका है। अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ों की बात करें तो एंशिएंट चाइना में जब पहली बार पेपर मनी चला तब नकली नोट बनाने वालों के लिए बहुत खतरनाक सज़ा थी, यानी उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा अगर ऐसा उन्होंने किया तो, मतलब सर को कलम कर देंगे यानी बी हेडेड। आज हम सर नहीं काटते बल्कि हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स यूज़ करते हैं ताकि नकली नोट्स को रोका जा सके। और इवन यू नो कि जो काउंटर फिटिंग नोट्स का यूज़ टेररिज्म में भी किया जाता है, टेररिज्म फंडिंग करने के लिए ज़्यादातर। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि हमारे इंडिया में कभी भी काउंटर फिटिंग नोट्स ना बने। कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, कि मान लो अगर आरबीआई कल देश के हर नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए दे दे तो क्या सब अमीर हो जाएंगे या पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? तो आप मुझे बताना कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है। अब हम बात करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी की। तो हमने देखा अभी कुछ टॉपिक्स में कि जो पहले हमने ये देखा था कि कैसे बार्टर सिस्टम से मेटेलिक कॉइन्स और पेपर नोट्स आए, ठीक है, लेकिन आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। तो डिजिटल एरा में तो बहुत चेंज हुआ होगा आज के प्रेजेंट टाइम में। तो आज हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल मनी है। इंटेंजिबल मनी यानी कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, यानी ऐसा पैसा जिसे हम हाथ में नहीं पकड़ सकते पर मोबाइल के एक क्लिक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के टाइम पे वर्ल्ड की 1/3 स्पेंडिंग फुली डिजिटल बन चुकी है। आज के टाइम पर हर सब्ज़ी वाले से लेकर बड़ी मॉल्स तक सब लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं और हम भी डिजिटल पेमेंट्स ही करते हैं ज़्यादातर। अब कैश रखना लोगों ने बहुत ज़्यादा अब कम कर दिया है। पहला फॉर्म है, अगर हम बात करें न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी की, तो उसमें पहला फॉर्म है हमारा मोबाइल पेमेंट। ग्लोबली लोग एप्पल पे, वेनोमो, गूगल पे, BHIM, पेपल जैसे ऐप्स का यूज़ करते हैं। ये ऐप्स एक तरह से डिजिटल वॉलेट इसका काम करते हैं, जहां आपका कार्ड या बैलेंस लिंक्ड होता है और तुरंत बिना कैश निकाले पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाते हैं। आपके अकाउंट से पैसे कटकर दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। दूसरा हमारा आता है रियल टाइम पेमेंट और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये UPI की फुल फॉर्म है। पहले बैंक ट्रांसफ़र में घंटे या दिन लगते थे, पर UPI से कुछ ही सेकंड्स में पैसा डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में चला जाता है। जैसे दुकान पर QR कोड स्कैन किया आपने और पेमेंट तुरंत हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल RTP। ये हमने पढ़ा कि RTP क्या है। अब तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं वर्चुअल करेंसी। अभी तक हमने पढ़ा कि पेपर मनी के पीछे सेंट्रल बैंक होता है, पर बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर चलता है। बिटकॉइन ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब
इस पर किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं होता, ये प्योरली इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर चलता है। आप इस चार्ट को देखो, इस ग्राफ में क्या दिखाया है कि 2024 से लेके 2030 तक डिजिटल वॉलेट्स का वॉल्यूम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। मतलब डिजिटल पेमेंट्स अब धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि 2030 में हमें बहुत ज़्यादा इसका रेट हाई देखने के लिए मिलने वाला है। आने वाले टाइम में पेपर कैश की ज़रूरत और भी कम हो जाएगी, लोग बैंक ट्रांसफ़र, UPI, RTP ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो ये था हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम पे हम कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे हम पैसे को यूज़ करते हैं। अब अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मनी है, वो मनी जो है वो इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। वो ह्यूमन मेड टूल है। इंसान ने ऐसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसको बनाया है। किसको? मनी को। क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो ह्यूमन्स ने क्या किया, ह्यूमन्स ने मनी का इन्वेंशन किया जिससे लाइफ जो है उसको आसान बनाया जा सके। बार्टर सिस्टम के मुकाबले मनी ज़्यादा कॉन्वीनियंट यानी आसान है, डिविजिबल है यानी छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जा सकता है, और ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब कि वो लंबे समय तक चल सकती है। एवोल्यूशन इज़ कांस्टेंट यानी मनी कभी रुकती नहीं। पहले जैसे सॉल्ट शेल्स से शुरू हुआ, फिर राजाओं के गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आए और उसके बाद पेपर नोट्स आए, और आज हम डिजिटल कोड जैसे UPI ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी मनी का रूप भी बढ़ता रहेगा। और तीसरा अगर हम बात करें, ट्रस्ट इज़ एसेंशियल यानी चाहे मेटालिक कॉइन हो, कागज़ का नोट हो या मोबाइल का UPI ट्रांसफ़र, मनी तभी काम करता है जब हम सोसाइटी और गवर्नमेंट आपस में एग्री करते हैं कि इसकी वैल्यू है। अगर पब्लिक ट्रस्ट ख़त्म तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा। तो ये आपको चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो मनी है वो एक ह्यूमन टूल ही है, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि मनी की वैल्यू कभी नहीं घटती, वो हमेशा बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर वैल्यू की तरह काम करती है। सो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज हमने समझा कि मनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा एक जैसी ही रही हो। ये इंसान का बनाया हुआ एक टूल है जो हमारी ज़रूरतों के साथ बदलता है। और पुराने ज़माने के बार्टर सिस्टम की दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने पहले सॉल्ट और शेल्स यूज़ किए, फिर किंग्स के द्वारा बनाए गए गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आए, और उसके बाद गवर्नमेंट गारंटी वाले पेपर नोट्स, और आज हम प्रेजेंट टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम पे UPI और डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए सेकंड्स में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन चाहे पैसे का फॉर्म कोई भी हो, कागज़ का नोट हो या मोबाइल का कोड, पैसा तभी काम करता है जब उस पर सबका ट्रस्ट यानी भरोसा होता है। और जब तक वो 3 मुख्य काम पूरे करता है, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कीमत का माप, और बचत करने का ज़रिया यानी स्टोर ऑफ वैल्यू, तभी वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में मेरी साइड से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।